वेलकम टू डिजायर एस। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि भाई वायरस क्या होते हैं, है ना, बैक्टीरियाज क्या होते हैं, ये सब हम लोगों ने समझ लिया था। इसके अलावा देखा था कि वायरस काम कैसे करते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया था कि जब ये एक बार बॉडी में एंटर होते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम कैसे रिस्पॉन्स करता है ना। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था, है ना। इसका जो भी रिस्पॉन्स होता है वो हमने समझ लिया था, यहाँ तक कर लिया था। अब देखते हैं कि भाई एक बार बॉडी में जब वायरस आ गए तो अब हमको पता कैसे चलता है कि हमारे बॉडी के अंदर क्या है, वायरस है। और पर्टिकुलरली हम किसके कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, कोरोना वायरस। तो कोरोना वायरस को पता करने के लिए कौन कौन से टेस्ट हैं ये हमको समझना पड़ेगा। फिर जब टेस्ट समझ लेंगे तो फिर इसको काउंटर करने के लिए कौन कौन से जो भी मैकेनिज्म है, कौन कौन से मेथड्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। बट अभी हमको क्या करना है कि भाई जो कोरोना वायरस के जितने भी रिलेटेड टेस्ट हैं, है ना, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपकी न्यूज में रहते हैं, वो है आपके ये 3 टेस्ट, RT-PCR, ठीक है ना। फिर इसको बोलते हैं हम एंटीबॉडी टेस्टिंग और एंटीजन टेस्टिंग, ठीक है। तो ये हम समझने हैं RT-PCR, एंटीबॉडी टेस्टिंग और ये जो एंटीजन टेस्टिंग है ये क्या होता है, ठीक। अब एक चीज मैंने आपको पहले भी बताई थी, आपको याद रखना है क्या, 2 चीजें होती है, एक होता है एंटीजन और एक चीज है आपका जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीजन क्या था, मैंने आपको बताया था, कोई भी ऐसा फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है, हमारी बॉडी की तरह वो क्या है, एक तरीके का फॉरेन सब्सटेंस है। वो वायरस हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पैथोजेंस हो सकता है। एंटीबॉडीज क्या है, ये प्रोटीन होते हैं जो कि हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है, ये प्रोटीन फाइट करते हैं इनसे, तो फाइट, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था, आप पिछले लेक्चर्स में जाकर के इन सब चीजों को देख सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, अब यहाँ पे 2 तरीके के टेस्ट होंगे, एक होता है एंटीजन टेस्ट, जिसमें ये पता लगाया जाएगा कि भाई फॉरेन सब्सटेंस की एंट्री हुई है कि नहीं। वहीं पर मैं अगर आपसे बोलूं एंटीबॉडी टेस्ट, तो एंटीबॉडी टेस्ट इसमें क्या लिया जाएगा, इसमें आपका ब्लड लिया जाता है, ठीक है ना, ब्लड लिया जाएगा और ब्लड में ये देखा जाएगा कि क्या कोई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई है, इसमें कोई एंटीबॉडीज दिख रही है। क्या होता है जब कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में अटैक करता है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती है। जब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होंगी तो क्या होगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने के कारण ये होगा कि भाई हमारा जो ब्लड है उसमें ये एंटीबॉडीज देखने को मिलेंगी, ठीक है ना। अभी एंटीबॉडीज देखने को मिलती हैं तो इसी को ही डिटेक्ट करते हैं कि क्या कोई आपकी बॉडी में कोई एंटीबॉडीज जनरेट हुई है। अगर जनरेट हुई है तो वो पता चल जाएगा, ये एंटीबॉडीज आपकी लगे 9 से लेकर के 28 दिन तक स्टे कर सकती है ना। इतने वेरी करता है ये सब डाटा वगैरह कि 9 से 28 दिन 27 दिन इतने दिन तक ये हमारी बॉडी में स्टे रहती है, एक बार अगर ये प्रोड्यूस हो गई हो। और प्रोड्यूस कब होती है, मान लो वायरस ने अटैक किया तो वही 7 दिन 8 दिन के अंदर आपको ये 7-8 दिन के अंदर आपको ये एंटीबॉडी जनरेट होने लगेंगी आपकी बॉडी से। और वो लगभग कब तक रहती हैं, लगभग मान लो कि 2-3 हफ्ते तक आप समझ लो कि रहेंगी, ठीक है ना। तो 2-3 हफ्ते तक वो रह जाती है हमारी बॉडीज में, इन्हीं को ही डिटेक्ट करते हैं, इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट। एंटीबॉडी टेस्ट में हम क्या कर लेंगे, आपका ब्लड लेंगे, ठीक है ना, और ब्लड में देखेंगे कि क्या कोई एंटीबॉडीज बन रही है। एंटीबॉडीज मतलब क्या है, वो एक प्रोटीन है, और वो प्रोटीन है तो वो कौन सा है, जैसे कि मैं भी आपको बता दूंगा, इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो, ठीक है ना। तो वो सब हम देख लेंगे। तो आप बस ये समझ लो एंटीजन में क्या करेंगे, एंटीजन टेस्ट में आपका ब्लड नहीं लिया जाता है, ठीक है ना। एक स्वाब होता है, स्वाब मतलब क्या होता है कि भाई एक जैसे कि आप ईयरबड्स होता है ना, कान साफ करने वाला, ठीक है ना, ऐसा होता है, उसमें कॉटन लगा होता है, ठीक है ना, दोनों तरफ। तो उसी की तरह एक स्वाब होता है, इसमें कॉटन के थ्रेड्स होते हैं, इसको नेसल मतलब नाक के अंदर आपके ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना, ये नाक के अंदर आपके डालते हैं यहाँ पे, और जो नेसल अंदर ये अंदर वाला पार्ट होता है उसमें अगर कोई भी वायरस वगैरह का अगर हम इनहेल करते हैं तो वो वहां पर रहते हैं और उनके एंटीजन वहां से हमको मिल जाते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, पता कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या है एक्चुअली में, कैसे काम करता है, इसको देख लेते हैं फटाफट, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये एंटीबॉडी टेस्ट एक चीज में याद रखना है, इसको सेरोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। ये क्या करता है, और ये एक तरीके का इनडायरेक्ट टेस्ट होता है। इनडायरेक्ट मतलब क्या होता है, इससे डायरेक्ट हमको ये नहीं पता चलता कि वायरस हमारी बॉडी में है कि नहीं, हमको इनडायरेक्ट रूप से पता चल जाता है। कैसे, क्योंकि हम क्या चेक करते हैं, एंटीबॉडी। अगर एंटीबॉडीज हमारी बॉडी ने जनरेट कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि हाँ भाई वायरस का अटैक हुआ होगा तभी तो एंटीबॉडी जनरेट हुई होंगी, है ना। तो इसमें याद रखना कि हम ब्लड सैंपल लेते हैं, ये याद रखना कि इसमें ब्लड लेते हैं, उसमें हम क्या करते हैं,
उसमें हमारा सलाइवा, नेसल पैसेज होता है, वहां से हम एंटीजेंस को लेकर के टेस्ट कर लेते हैं, है ना, लेकिन ब्लड सैंपल नहीं लेते। इसमें क्या करते हैं, हम ब्लड सैंपल लेते हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है, एंटीबॉडीज का पता लगाते हैं, ठीक है ना। इसको सेरोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं, ये बात आप याद रखना। ये क्या होता है, इसके साथ साथ एक तो हम ये पता लगाते हैं कि एंटीबॉडीज हमारी बॉडी में है कि नहीं, और है तो कितनी, मतलब क्वांटिटी भी पता चल जाती है हमको, क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज, हमारा इम्यून सिस्टम कितनी क्वांटिटी में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस किए। याद रखना है आपको, ये इनडायरेक्ट मेथड होता है, इसमें से हमको डायरेक्ट पता नहीं चलता है ना, हमको ये नहीं पता चलेगा कि वायरस है कि नहीं, है ना, वी कैन नॉट फाइंड द वायरस, बट अगर हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज जनरेट हुई है, तो एंटीबॉडी जनरेट होने के कारण हमको पता चल जाता है कि हाँ भाई वायरस होगा हमारी बॉडी में, जब भी तो वो एंटीबॉडी जनरेट हुई, समझा गया ना। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है, ये याद रखना। बाकी वो जो एंटीजन टेस्ट होता है वो डायरेक्ट मेथड है, उसमें डायरेक्ट हम वायरस का ही पता लगाते हैं, ठीक है। एंटीबॉडीज टेस्ट में क्या बोला कि भाई ये 9 से 28 दिन तक रह सकता है, ठीक है ना, ये बात मैंने आपको बता दिया। ये वही मैं बोला कि इस दौरान अगर आप उसको आइसोलेट नहीं कर रहे हो पर्सन को, तो वो क्या कर सकता है, डिसीज को स्प्रेड कर सकता है, ठीक है ना। अब रैपिड ये तो एंटीबॉडी टेस्ट हो गया, लेकिन रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में क्या होगा, एक किट होती है, ठीक है ना, एक किट होती है, जैसे प्रेगनेंसी का किट होता है ना, आप देखे होंगे कि प्रेगनेंसी का जो किट होता है, प्रेगनेंसी मेजर करने का क्या किट होता है, उसमें याद करो मैंने आप उसमें एक ऐसे कुछ के सैंपल्स, एक यहाँ पे सैंपल, यहाँ पे ब्लड, आपको यूरिन सैंपल जो भी आपको डालना हो वो आप डालते हैं। वैसे इसमें क्या किया जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, ब्लड सैंपल डालते हैं, ठीक है ना, ब्लड सैंपल डालते हैं इसमें। ब्लड सैंपल के बाद हमारी बॉडी में देखो कुछ मतलब प्रोटीन्स जनरेट होते हैं, ठीक है ना, कुछ हमको जैसे कि इस केस में क्या बोल रहा हूं मैं, रैपिड इसमें इम्यूनोग्लोबिन आएंगे, वो मॉलिक्यूल्स अगर डिटेक्ट होंगे तो भाई ये स्ट्रिप्स का कलर चेंज हो जाएगा, है ना, ये स्ट्रिप्स का कलर चेंज हो गया अगर आपकी बॉडी के अंदर वो मॉलिक्यूल्स डिटेक्ट हो रहे हैं। तो वैसे ही इसमें क्या होगा, एंटीबॉडी टेस्ट में ये एक वो रहता है, और यहाँ पर स्ट्रिप्स लगी रहती है ना, इम्यूनोग्लोबिन, यहाँ पर इम्यूनोग्लोबिन, 2 तरीके के इम्यूनोग्लोबिन होते हैं, और यहाँ पर हम ब्लड अपना सैंपल डाला, और उसके बाद अगर वो मॉलिक्यूल्स आपकी बॉडी में डिटेक्ट हो रहे हैं, मतलब वो एंटीबॉडीज अगर आपकी बॉडी में डिटेक्ट हो रही है ना, तो ये जो स्ट्रिप होगा इसका कलर चेंज हो जाएगा, कलर चेंज हो जाएगा तो हम कंफर्म बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये हो सकता है कि इसमें वायरस का अटैक हुआ। लेकिन अब एग्जैक्ट इसमें क्या होगा कि ये बहुत थोड़ा सा एग्जैक्ट मतलब एक्यूरेसी नहीं होती इसमें, एग्जैक्ट नहीं बता पाता कि हाँ ये कोरोना वायरस के कारण ही ये जो आपका मॉलिक्यूल डिटेक्ट हुआ है कि एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हुई। इसकी कुछ शॉर्टकमिंग है, इसी के कारण हमने आरटीपीसीआर का टेस्ट चालू किया था। तो अब देखेंगे आरटीपीसीआर क्या है, पर उसके पहले समझ लो इसमें क्या है कि भाई यहाँ पर क्या बोलो, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट क्या करता है, प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज डिटेक्ट करता है इन ब्लड, समझा क्या, जो कि इन्फेक्टेड हुए होंगे कोविड-19 से। एंटीबॉडीज क्या बताया मैंने आपको, जैसे हमारी बॉडी में एंटर होता है तो कुछ दिनों से लेकर के कुछ वीक्स के अंदर वो प्रोड्यूस होना चालू हो जाते हैं, ठीक है ना। ये स्ट्रेंथ कितना होगा, कितनी एंटीबॉडीज जनरेट होगी, ये डिपेंड करता है हमारा बहुत सारे फैक्टर्स में, जैसे एज है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है आपका, डिसीज की कितनी सिवियरिटी है, ठीक है ना, और आप कभी इन्फेक्ट हुए कोई और डिसीजेस से, उन सब चीजों से, मतलब कुल मिला के आपके इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है, इससे वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूँ, डायग्नोसिस ऑफ ये वाला देख लो, यहाँ पे मैंने क्या बताया, देखो ये इम्यूनोग्लोबिन एम और इम्यूनोग्लोबिन जी है ना, इसका डिटर्मिनेशन करता है, इसका आइडेंटिफिकेशन करता है, इसी के आधार पर हम बताते हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल्स को डिटेक्ट करता है, और उसके आधार पर हमको पता चला है कि आपकी बॉडी में ये प्रोड्यूस हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हुआ है, अगर कलर चेंज हो गया उस ट्रिप का, तो फिर बोल दिया जाएगा कि भाई हाँ आप जो है कोविड से इन्फेक्टेड हो, और नहीं हुआ तो फिर वो कोई कलर चेंज नहीं होगा। बट ये एक्यूरेसी नहीं है इसमें, है ना, ये एक्यूरेट नहीं है, ये एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है। अगर कलर, कई बार क्या होता है आपको कोरोना वायरस नहीं है फिर भी कलर चेंजेस हो जाते हैं, तो ये उतना रिलायबल नहीं है। लेकिन याद रखना है आपको प्रीलिम के लिए क्या, कि ब्लड का सैंपल लिया जाता है और इसमें क्या किया जाता है, एंटीबॉडी टेस्ट होता है, मतलब एंटीबॉडी के बारे में मतलब पता होना चाहिए आप, ठीक है ना, ठीक है। अब एक चीज और समझ लो, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो पुणे है, उसने एलिसा किट है, एलिसा किट डेवलप किया था। ये जो एलिसा किट है, एलिसा टेस्ट नहीं है, ये एलिसा किट है। ये एलिसा किट काहे के लिए है, ये कोविड को डिटेक्ट करने के लिए, समझ में गए, टेस्टिंग किट है कोविड से रिलेटेड। ये आप थोड़ा सा याद रखना कि एलिसा किट क्या है और ये क्या किस तरीके का टेस्ट करता है, तो याद रखना एंटीबॉडी टेस्टिंग किट है, ठीक है ना।
तो ये याद रख लेना, किसने किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने, ठीक है ना, किसके साथ पार्टनरशिप के इसमें ये डेवलप किया है। अब एक चीज और समझ लो, आईसीएमआर ने पार्टनर किया है किसके साथ, इसके साथ जाइडस कैडिला के साथ, ताकि क्या होगा, मास स्केल में इसका प्रोडक्शन करे, क्योंकि भाई इंडिया में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है ना। डेवलप किसने किया है, इसने किया है, लेकिन अब इसने तो, ये इंस्टीट्यूट ने तो बना दिया, लेकिन अब इसको सोचो लार्ज स्केल में मैन्युफैक्चर करना है, दुनिया मतलब पूरे इंडिया में फैलाना है, तो उसमें रैपिड मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। तो उसके लिए ये जाइडस कैडिला कंपनी है, आईसीएमआर के साथ पार्टनरशिप की है, ताकि उसको लार्ज स्केल में मास मैन्युफैक्चरिंग हो सके उसके रिलेटेड, ठीक है। ये है एंटीबॉडी टेस्ट, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है, एंटीबॉडी टेस्ट। अब क्या है, एंटीजन टेस्ट क्या होता है। एंटीजन क्या होता है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, वो फॉरेन सब्सटेंस जो हमारी बॉडी एज अ फॉरेन उसको रिकॉग्नाइज करती है, जिसके प्रति हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हम एंटीजेंस, ठीक है। ये इंस्टिगेट करता है हमारे इम्यून सिस्टम। अब रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होता है, आरएडीटी क्या है, इसमें भी मैंने क्या बताया, अब उसमें ब्लड लेते थे, इसमें ब्लड नहीं लेते, इसमें स्वैब्ड नेसल सैंपल लेते हैं। मतलब मैंने बताया ना, कॉटन की तरह जो ईयरबड्स होते हैं उनकी तरह एक स्वाब होता है, उसको मतलब आपके जो नॉस्ट्रल वाला रीजन होता है, नेजल वाला जो ओपनिंग होती है, वहां से अंदर डालते हैं, उसमें से आपका सैंपल लेते हैं, और वहां से सैंपल लेने मतलब वहां से क्या करेंगे, हमको एंटीजेंस मिल रहा है, ठीक है ना, वहां से एंटीजेंस फॉर्म होते हैं, और फिर इसको किट में लेके जाकर के टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। अब ये इसमें क्या होगा, अब देखो, जैसे ये एक एंटीजन टेस्ट है, वैसे एक आरटीपीसीआर टेस्ट होता है ना, आरटीपीसीआर टेस्ट होता है, सेम है, दोनों में ही एंटीजन टेस्ट होते हैं, बट फर्क इतना है कि भाई ये थोड़ा सा रैपिड है ना, ये जल्दी से हो जाता है, ठीक है ना, ये बहुत जल्दी हो जाता है, ये आपको 30 मिनट में ये आंसर दे देगा, ठीक है ना, 30 मिनट में इसका आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक। अब ये क्या मेजर करता है, क्या ये एंटीबॉडीज को मेजर करता है, तो नहीं, इसका आंसर है कि एंटीबॉडीज को मेजर नहीं करता, उसके लिए एंटीबॉडीज टेस्ट होते हैं। और दो आरटीपीसीआर भी और एंटीजन टेस्ट भी दोनों ही किसका यूज करते हैं, तो याद रखना कि ये एंटीजन का डिटेक्शन करते हैं, समझ में, दोनों ही डायरेक्ट टेस्ट होते हैं। डायरेक्ट टेस्ट मतलब कि दोनों से ही हम क्या पता करते हैं कि भाई हमारी बॉडी में मतलब वायरस का अटैक हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये कैसे डिफरेंस है, अभी और एक बार आरटीपीसीआर बताऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन याद रखना कि आरटीपीसीआर थोड़ा सा महंगा टेस्ट होता है, आरटीपीसीआर थोड़ा सा महंगा के साथ साथ टाइम टेकिंग, मतलब 2 से 5 घंटे लग जाते हैं, इसमें तो 30 मिनट में आपको मिल जाएगा रिजल्ट, ठीक है ना। और एक चीज, एक डिफरेंस और ये है कि आरटीपीसीआर को हमको लैब में करना पड़ता है, इसकी लैब टेस्टिंग होती है, लेकिन मैंने आपको बताया ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट होता है, इसमें लैब में नहीं करते, इसकी भी एक किट होती है ना, किट होगी, और वो आप कैरी कर सकते हो, इसको हम आउटसाइड द लैब भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ केयर टेस्ट होता है, मतलब जहां पर व्यक्ति से हम सैंपल ले रहे हैं वहां पर ही 30 मिनट के अंदर ही, 15 मिनट के अंदर ही हमको, 15 से 30 मिनट के अंदर ही हमको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है ना। परफॉर्म आउटसाइड द कन्वेंशनल लेबोरेटरी, ये मैंने आपको बता दिया। यूज टू क्विकली, ये बताया था मैंने आपको, जल्दी से मिल जाता है, लगभग 15 से 20 मिनट में ये टेस्ट आपको मिल जाएगा। डिफरेंसेस याद रखना, एमसीक्यू में बोल देगा कि भाई ये वाला जल्दी होता है, ये वाला फास्ट होता है, इसमें हम एंटीजन का टेस्ट करते हैं, इसमें एंटीबॉडी का टेस्ट करते हैं, ये वाला इसमें किसका टेस्ट होता है, उसमें किसका टेस्ट होता है, ये बात आप थोड़ा सा दिमाग में अपने रखना, ठीक है ना। तो ये एंटीजन टेस्ट है, इसमें ब्लड का नहीं, मैंने आपको बताया नेसल स्वाब सैंपल लेते हैं और उसमें से एक किट होती है, उसमें जाकर के ये देखो इसका डायग्राम, ठीक, मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा, चलो अभी दिखा दूंगा मैं इसका डायग्राम कैसा है, ठीक है। इसमें लिमिटेशन क्या है, अब देखो एक चीज और बता दूं मैंने आपको, ठीक है, ये देखो 30 मिनट के अंदर इसका रिजल्ट मिल जाता है। अब एक चीज समझो, मान लो ये किट है ना, इसमें भी कलर आएगा ऐसे, इसमें ब्लड नहीं डालेंगे, इसमें मैंने आपको बताया ब्लड नहीं लेते हैं इसमें, ठीक है ना। इसमें जो नेसल स्वाब सैंपल होगा, है ना, नेसल स्वाब सैंपल, उसको ट्रिक करके उसमें जो भी डाइल्यूशन वगैरह जो इनको करना रहता है वो करते हैं, और उसके बाद इसमें एंटर करते हैं, इसमें वही कलर चेंजेस होंगे, उसके हिसाब से वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ भाई आपके अफेक्टेड हो कि नहीं। अब देखो, अब इसमें क्या होगा कि मान लो कि भाई उनको समझ में आया कि आप अगर कंफर्म है ना, अगर कंफर्म हो गया कि आप पॉजिटिव हो, तो फिर वो आरटीपीसीआर के लिए नहीं भेजते हैं, है ना, कंफर्म ही हो गया, जब यहीं पे कंफर्म हो गया कि
देखो एक चीज और समझ लो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, एंटीजन टेस्ट करते हैं ना हम, तो ये तुरंत पता करने के लिए होता है, लेकिन फिर भी इसको करने के बाद हम कहाँ भेजते हैं, आरटीपीसीआर के लिए भेजते हैं, है ना, आरटीपीसीआर के लिए हमको भेजना पड़ता है, ठीक है ना, ताकि एक बार और कंफर्म हो। आरटीपीसीआर में लगभग 30 सैंपल्स देने पड़ते हैं, तब जा करके कंफर्म टेस्ट होता है। इसमें तो अभी आपने एक बार टेस्ट किया, अगर यहीं पर पता चल गया, जब यहीं पर कंफर्म हो गया, तो भाई अब ये टेस्ट करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पहले ही पता चल गया। लेकिन मान लो कि भाई यहाँ पर नेगेटिव आया, है ना, यहाँ पर नेगेटिव आया, मतलब ऐसा समझ में आ रहा है कि आपको कोरोना नहीं है, तब हम जाकर के आरटीपीसीआर के लिए भेजते हैं, समझेगा ना। देखो अगर एंटीजन, ये जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है या फिर जो भी एंटीजन टेस्ट है, ये इसमें अगर हमको पहले से ही पॉजिटिव पता चल गया कि आपको कोरोना है इस किट के हिसाब से, तब हम क्या करेंगे, अब इसको भेजने की जरूरत नहीं है ना, हम तो यहीं पे कंफर्म कर लिए। लेकिन अगर यहाँ पर नेगेटिव आया, तो फिर हम क्या करेंगे, कंफर्म करने के लिए एक बार और आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए भेजते हैं उसको, समझा ना। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया, तो भाई दोबारा हम आरटीपीसीआर के पास नहीं भेजते हैं, है ना, यहाँ नहीं भेजेंगे। लेकिन अगर ये नेगेटिव आया तो जरूर भेजेंगे, क्यों, कंफर्म करने के लिए, समझा ना, क्लियर है ना। तो ये बात याद रख लेना। अब ये याद रखना क्या है, इसके कुछ लिमिटेशंस क्या है इस एंटीजन के, कि ये बहुत स्पेसिफिक टेस्ट होता है वायरस के हिसाब से, ये सब उतना ज्यादा काम का नहीं है, आपको मैंने बता दिया, ये सब आप रीड कर लेना, कोई जो भी चीजें मैंने आपको इसमें मेन चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा हूं मैं, अब आरटीपीसीआर पे आते हैं, ठीक है ना। अब आरटीपीसीआर क्या है, अब समझो यहाँ पे आरटीपीसीआर क्या है। आरटीपीसीआर एक तरीके की समझो एक मशीन होती है ना। अब यहाँ पे समझना ये क्या है, ये मशीन को देखो, एक तरफ यहाँ पर इसका सैंपल है इसके पास, है ना, कोरोना जो कोविड है, कोविड-19 है ना, इसका जो कोरोना वायरस है जो, है ना, जिसको SARS-CoV-2 भी बोलते हैं, ठीक है ना, SARS-CoV-2 भी बोलते हैं, ठीक। अब ये जो SARS-CoV-2 है, nCoV है, इनका सैंपल, अब देखो हुआ क्या था, जब वुहान में ये चाइना में ये आउटब्रेक हुआ था ना, तो चाइना ने क्या किया था, इसका जेनेटिक सीक्वेंस तैयार कर लिया था, है ना। इसका जो जेनेटिक सीक्वेंस है, देखो जेनेटिक सीक्वेंस मतलब क्या होता है कि भाई आपका जो जेनेटिक मटेरियल होता है ना, उसकी कोडिंग होती है, उसका एक सीक्वेंस होता है। उस सीक्वेंस में ये रहता है कि भाई आपके जो बेस पेयर्स है ना, बेस पेयर्स है वो एक्चुअली में कैसे अरेंज है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, ये हमने देख लिया, और वो हर एक व्यक्ति के लिए यूनिक होता है ना, वो यूनिक होता है, उसको आइडेंटिफाई कर लिया था चाइना ने पहले ही। जब आउटब्रेक हुआ है और जब वर्ल्ड में पेंडेमिक फैला, तब चाइना ने क्या कर दिया, WHO के साथ इस चीज को शेयर कर लिया। WHO को शेयर कर दिया तो WHO ने सारी कंट्रीज को वो जो सीक्वेंस था, वो जेनेटिक सीक्वेंस बता दिया कि भाई ये आपका सीक्वेंस है, जेनेटिक सीक्वेंस है, समझ में गया। अब इस मशीन में उस जेनेटिक सीक्वेंस को हमने बता दिया कि भाई ये है इस वायरस का जेनेटिक सीक्वेंस। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास सैंपल आएगा, है ना, मेरे पास सैंपल आएगा यहाँ से अलग अलग व्यक्तियों का, ठीक है ना, जो अभी एंटीजन टेस्ट जिसको बोल रहे थे हम, एंटीजन टेस्ट, ठीक है ना। एंटीजन टेस्ट कराने के लिए इस मशीन पर ये है पीसीआर मशीन, ठीक है, जिसको बोलते हैं पॉलीमराइज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज क्या है, यहाँ पर एंजाइम है, ठीक है ना। अब चेन रिएक्शन क्यों बोलते हैं, अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये मल्टीपल कॉपीज प्रोड्यूस करेगा, जो भी यहाँ से ये जो भी एंटीजेंस आएंगे ना इसके पास, ये एंटीजेंस है। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे समझना कि यहाँ से सैंपल आया, इन सैंपल में क्या है, एंटीजेंस है। अब इन एंटीजेंस का ये मशीन क्या करेगी, मल्टीपल कॉपी बनाएगी, है, मल्टीपल कॉपी, जैसे फोटोकॉपी होती है ना, खूब सारी कॉपी बना करके तैयार कर लिया, इसने खूब सारा कॉपी बना के तैयार कर लिया, ठीक है ना, अलग अलग जो जेनेटिक मटेरियल का सीक्वेंस है उसके आधार पर। कॉपी किसका कर रहा है, ये जो जेनेटिकल मटेरियल जेनेटिक सीक्वेंस है उसका आधार कर दिया, और यहाँ पर इसके पास इसका सीक्वेंस तो है ही पहले वाले का, nCoV का। अब ये क्या करेगी, इस सीक्वेंस को और यहाँ से जो भी सीक्वेंस है उनको मैच करेगी, है ना। अगर मैच करेगी, अगर वो मैच हो गया, आइडेंटिफाई हो गया, तो बोल दिया जाएगा कोरोना पॉजिटिव है। अगर मैच नहीं कर रहा है, मतलब इसको कोरोना वायरस नहीं है, तभी तो सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, कोरोना नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब ये जो पीसीआर मशीन होती है, ये काम करती है काहे पर, ये काम करती है डीएनए का जो सीक्वेंस होता है ना, उस पर काम करती है। लेकिन मतलब जो अगर आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा, तब ये मशीन काम कर लेगी। लेकिन क्या है कि भाई ये तो ये जो मैंने आपको क्या बताया, जो कोरोना वायरस है वो डीएनए वायरस नहीं है, वो एक्चुअली में क्या है, आरएनए वायरस है। अब आरएनए वायरस है तो क्या करेगा, पहले ये मशीन क्या करेगी,
ये जो आरएनए है, आरएनए को कन्वर्ट करेगी किसमें, डीएनए में, है ना, फिर जाकर के इसका मल्टीपल कॉपीज बनाएगी, इसीलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझा कर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्यों, पहले ये रिवर्स करती है ना, आरएनए से डीएनए में बदलेगी, फिर डीएनए का मल्टीपल जो जेनेटिक सीक्वेंस है उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएगी, फिर उनको मैच करेगी, अगर मैच हो गया तो अच्छी बात है, और नहीं हुआ तो भी मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, पता चल जाएगा कि हाँ कोरोना आपको पॉजिटिव है कि नहीं। लेकिन मैंने क्या बताया, ये काफी महंगा टेस्ट होता है, यहाँ पे ध्यान देना कि भाई ये आरटीपीसीआर क्या है, ये काफी महंगा टेस्ट होता है, ठीक है ना, लगभग 4500 के आसपास से 5000 के आसपास का खर्चा होता है एक टेस्ट परफॉर्म करने के लिए, फॉर वन टेस्ट, समझा गया, और इसमें लगभग 30 सैंपल्स लग जाते हैं इसको टेस्ट करने के लिए, और तो और ये 3 से लेकर के 2 से लेकर के 5 घंटे इतने आवर्स लेता है, समझा गया, लेकिन ये बहुत एक्यूरेट होता है, समझा गया, हाईली एक्यूरेट टेस्ट होता है, ठीक है ना, ये बात याद रखना, काफी एक्यूरेट टेस्ट होता है, ठीक है ना, तो ये याद रखना, ये रियल टाइम इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई कायदे से जल्दी ही टेस्ट है ये एक तरीके का, उनसे तो नहीं है, रैपिड वाले से नहीं है, बट रियल टाइम मतलब तुरंत ही आपको रियल टाइम में ही पता चल जाता है। फुल फॉर्म क्या है इसका, रियल टाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्यों बोलते हैं समझ गए, क्योंकि भाई मल्टीपल कॉपीज बना रहे हैं। पॉलीमरेज मतलब कौन बनाता है, तो इसमें एंजाइम होता है पॉलीमरेज, ये एंजाइम क्या करता है, वो जो मशीन है ना, आरटीपीसीआर में ये मशीन क्या करती है, ये एंजाइम जो है वो मल्टीपल जो कॉपीज बनाने का काम करती है, वो ये पॉलीमरेज एंजाइम करती है, ठीक है ना। उसके बाद रियल टाइम क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई देखो आपको ये काइंड ऑफ रियल टाइम में ही पूरा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है ना, रैपिड नहीं है पर रियल टाइम है, ये बात याद रखना, ठीक है ना। ये क्या डिटेक्ट करता है, प्रेजेंस ऑफ आरएनए वायरल इन ह्यूमन सैंपल्स, ये मैंने आपको बता दिया, पहले रिवर्स कर देता है, आरएनए से कन्वर्ट कर देगा डीएनए में, देन डीएनए का ये इसमें क्या होगा, एंजाइम जो होगा वो क्या करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, मल्टीपल कॉपीज बनाने के बाद आइडेंटिफाई किया जाता है, मैचिंग की जाती है, समझना क्या, मैचिंग किया जाता है, फिर उसके बाद मैचिंग करने के बाद उसको देख लिया जाता है कि मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है ना। पीसीआर क्या है, वेयर फ्यू कॉपीज ऑफ डीएनए आर एम्पलीफाइड, देखो यहां पर आपने एंटीजन भेजा था, उनका एम्पलीफाइड कर दिया और उसमें मिलियन कॉपीज बना करके उसको मैचिंग के लिए दे देता है, ठीक है ना। आरटीपीसीआर टेस्ट आर एक्यूरेट, बता दिया मैंने आपको, बट बताते बहुत ज्यादा कॉस्ट लगता है, प्लस इसको चलाने के लिए हाईली ट्रेंड प्रोफेशनल चाहिए, इसको लैब में ही किया जाता है, ये याद रखना, ये आप बाहर नहीं कर सकते ये चीजों को। वहीं पर जो मैं आपको बोल रहा था रैपिड एंटीजन टेस्ट जो था वो कैसे कर ले रहे थे हम, वो मैंने आपको बताया था कि बाहर कर लेते थे किट के माध्यम से, लेकिन फिर भी वो बाद में अगर नेगेटिव आया तो वापस आरटीपीसीआर के लिए भेजा जाता था, और अगर पॉजिटिव आ गया था उसमें तो फिर वो तो ऑलरेडी जब पता चली गया तो अब क्यों इतना टाइम वेस्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है, बहुत खर्चा होता है, जब नेगेटिव होता है जब ही जाकर के यहाँ पर वापस से भेजा जाता है, अन्यथा यहाँ पर नहीं भेजा जाता, ठीक है। तो वही मैंने बोला है, सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट चाहिए, है ना, आरटीपीसीआर मशीन चाहिए इसके लिए, ठीक है ना, अनडायरेक्शनल सेटिंग, ट्रेन प्रोफेशनल टू रन दी टेस्ट, ये सब मैंने आपको बताई दिया, काफी सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, आरटीपीसीआर मेथड क्या बोल रहा है, वही क्या करता है, ये सैंपल लेता है नेसल थ्रोट स्वैब से फ्रॉम पेशेंट, इसमें क्या होगा, एक्सट्रैक्टिंग राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए विच, ये सब आपको पता है। आरटीपीसीआर टेक्नोलॉजी क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, 30 सैंपल्स के आसपास उसमें लग जाते हैं। इट रिक्वायर्स आरएनए एक्सट्रैक्टिंग मशीन, ये मैंने बताया था ना, आरएनए एक्सट्रैक्ट करता है, फिर डीएनए में कन्वर्ट करता है, तब जाकर के इसको करता है। तो सारे डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए जब जाकर के एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे, तो ये काफी ध्यान में रखना ये सारी चीजें, ठीक है ना। अब कैसे पता चलता है, तो मैंने क्या बता दिया कि भाई मैंने ये बता दिया कि सार्स-कोव का जेनेटिक सीक्वेंस होता है, उसमें उसके आधार पर हम मैचिंग करते हैं, मैच करते हैं, अगर वो मैच कर गया तो पॉजिटिव, नहीं किया तो नेगेटिव, ये सब मैंने आपको बता ही दिया कैसे काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 3 तरीके के जो भी टेस्ट है वो मैंने आपको समझा दिया, याद रखना आरटीपीसीआर टेस्ट क्या होता है, बस ये याद रखो कि भाई काफी कॉस्टली है, टाइम ज्यादा लगता है आरटीपीसीआर में, ठीक है ना, लैब में परफॉर्म किया जाता है, समझ गया, और इसमें जेनेटिक जो सीक्वेंस होता है उसका मैचिंग होता है। वहीं पर एंटीबॉडी टेस्ट क्या होता है, तो ब्लड का सैंपल लेते हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट क्या होते हैं, ये डायरेक्ट मेथड होते हैं, और जो एंटीबॉडी टेस्ट होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है। प्रीलिम के लिए इतनी सारी चीजें याद रख लो, बस बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ तक ये टेस्ट हो गया, अब आगे देखेंगे जो भी इसके आगे बियॉन्ड हम जाएंगे क्या पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।